ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक यूनिट है और हमने उस कंसेप्ट को यूज करके बेसिक करंट का कंसेप्ट यहाँ पर प्रॉपरली यूज करना है। थोड़ा समझना बेटा, हमने लास्ट चैप्टर को जहां पे खत्म किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा था, ध्यान से सबका ध्यान यहां होना चाहिए। हमने सीखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कि चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही था, है ना। अब देखो ये ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बिल्कुल एक बात फिक्स होगी, मतलब जहां पे चार्ज एंड फील्ड पोटेंशियल खत्म होगा उसके आगे शुरू होगा करंट, करंट का कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में शुरू होगा, मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट ईएमआई एसी में शुरू होगा। पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ रिलेटेड ऑर्डर में चलेगा। पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चैप्टर एक दूसरे के साथ रिलेटेड ऑर्डर में चलेगा। हमने कहां से शुरू किया? हमने लास्ट टॉपिक में जो पोटेंशियल का कंसेप्ट किया था, उस पोटेंशियल के कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रिक करंट में रिलेट करें। वो समझो जैसे क्या है। पोटेंशियल का यूनिट क्या था, याद करो, वोल्ट। आपने कभी कोई बैटरी खरीदी है? सबने खरीदी है, सबने अपने घर में बैटरी यूज किया हुआ होगा। उस वो जो बैटरी है उसका पोटेंशियल भी क्या है? वोल्ट। उस बैटरी का पोटेंशियल भी क्या है? वोल्ट। जैसे आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, आपके पास एक 15 वोल्ट की बैटरी है, आपके पास एक 20 वोल्ट की बैटरी होगी, या सो ऑन। ये जो बैटरी है ये बेसिकली किस तरीके का काम करती है? तो ये बैटरी हर एक सर्किट के अंदर में, हर एक वायर के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को जनरेट का काम करती है। क्या काम करती है ये? टू जनरेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये वायर क्या काम करती है? टू जनरेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कैसे, उसको जरा समझो थोड़ा ध्यान से, मैं इसको आगे भी समझाऊंगा आपको। थोड़ा आप एग्जांपल लेके समझो। जैसे आज के हमारे भी जो जिस तरह की गर्मी का समय है, मान लो आपने अपने एक्टिवा को धूप में पार्क कर दी और उसकी जो सीट है जिसके ऊपर आप बैठते होते हो वो एक मेटल की बनी हुई सीट है। आप सुबह 10 बजे वहां पार्क कर दो और 3-4 बजे तक धूप में मस्त रहने दो, उसके बाद आप जाके उस मेटल की सीट पर बैठो, कैसा लगेगा? आग लग जाएगी, मतलब आग लग जाएगी। लगेगी नहीं लगेगी? क्यों लगेगी? क्योंकि वो सीट क्या हो चुकी होगी, बहुत बुरी तरीके से गर्म हो चुकी होगी। क्यों गर्म हुई? क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट फॉल किया, वो क्यों गर्म हुई? जब उसके ऊपर लाइट फॉल किया, उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्ट्राइक करने लगे, है ना। उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करना शुरू किए बेटा? स्ट्राइक करने लगे। उसके स्ट्राइक करने से क्या प्रोड्यूस हुई? हीट एनर्जी। उसके स्ट्राइक करने से क्या प्रोड्यूस हुई? हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी की वजह से वो इतना गर्म हो गया। ऐसा होता है आपके घर का, अगर बाहर का मेन जो डोर है, जो गेट है, अगर वो लोहे का बना हुआ होगा तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में बहुत गर्म हो जाता है। हो जाता नहीं? हो जाता है कि नहीं? जितनी भी मेटल की चीजें, इनफैक्ट जिन्होंने कड़ा डाला हुआ होगा या वॉच मेटालिक स्ट्रिप डाली हुई होगी, वो भी आपकी गर्म हो जाती है बिल्कुल। या सुन लो, ये क्यों होती है गर्म? क्योंकि हीट पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में क्या होना शुरू होता है बेटा? मूवमेंट शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन्स की बहुत तेजी से रैंडम मूवमेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है और वो स्ट्राइक करने से वो क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। वो स्ट्राइक करने से क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि करंट के लिए पहले बच्चा एक बेसिक बात क्या बोलता है? देयर शुड बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट के लिए बच्चा क्या एक बेसिक बात बोलता है? देयर शुड बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हीट की वजह से भी हो रही है, लेकिन क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है? नहीं। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट करंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है तो यू हैव टू अटैच विद सम बैटरी। यू हैव टू अटैच इट विद सम बैटरी। अगर आप उसको किसी बैटरी के साथ अटैच नहीं करोगे तो वहां पर हीट करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बैटरी क्या करता है? बैटरी क्रिएट्स एन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस बैटरी क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अभी तुम्हारे एग्जाम आए, तुम सडनली पढ़ना शुरू कर जाते हो, क्यों? एग्जाम क्या क्रिएट करता है तुम्हारे ऊपर? एक स्टडी प्रेशर, है ना। जब तक एग्जाम नहीं हो बस खा रहे हो, पी रहे हो, ट्यूशन आ रहे हो, जा रहे हो, बिल्कुल बेफिक्र। सडनली पता चले कि कल तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, ठीक है, 10 दिन बाद तुम्हारा बोर्ड का पेपर है,
तुम्हारी सडनली रूटीन बदल जाती है, तुम पढ़ना शुरू कर जाते हो, बिकॉज एग्जाम्स क्रिएट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तुम ऐसे तुम्हारे घर पे तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हो, तुम बड़े आराम से अपना टीवी चला के खाते हुए मोबाइल चला रहे होते हो, सडनली तुम्हारे पेरेंट्स आ जाए, मोबाइल बंद हो जाता है, तुम प्रॉपरली टेबल पे नोटबुक वगैरह लेकर बैठ जाते हो, उसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट्स प्रेशर। सिमिलरली ये बैटरी जो लगी हुई है, जिसके पास एक पोटेंशियल है, इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक डिफाइंड डायरेक्शन में वो मूव करने के लिए मजबूर कर देता है। वो क्या कर देता है? दे कंपेल द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। दे कंपेल द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। वो इलेक्ट्रॉन कहता है कि भाई आप इसी डिफाइंड डायरेक्शन में चलना शुरू हो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी भी सर्किट में करंट देने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? उसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल सोर्स किस तरह से बिहेव करेगा? एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और वो क्या क्रिएट करेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। वो क्या क्रिएट करेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा? करंट। तो व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? करंट इज rate of flow of current carriers, rate of flow of current carriers। अब ध्यान से देखना बेटा, आपने कई बारी कई लोगों के मन में आया होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैरियर्स। मैंने वर्ड करंट कैरियर्स इसलिए यूज किया है कि मेटल के अंदर में करंट को कौन फ्लो करवाता है? इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर में करंट को कौन फ्लो करवाता है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या आपने आपने थ्री इडियट देखी है? सबने देखी होगी। उसमें वो जो रात को रैगिंग हो रहा है वो वाला सीन सबने देखा है। उसमें वो जो शॉक लगता होता है उसको, वो वाला सीन सबने देखा हुआ। क्यों लगता है शॉक? सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट वाटर क्या आपको पता लग गया? तो सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? सॉल्ट वाटर में करंट कैरियर्स कौन है? वहां कौन है करंट कैरियर्स? आयंस। क्या आयंस हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे? दे कुड बी प्रोटॉन्स एज वेल, है कि नहीं? अच्छा, क्या गैसेस के अंदर में करंट फ्लो करता है? यस, गैसेस के अंदर भी करंट फ्लो कर सकता है। कैसे फ्लो करेगा गैसेस के अंदर में? गैसेस के अंदर में लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करंट फ्लो करता है। मान लो यहां पर एक नेकेड वायर है, नंगी करंट कैरिंग वायर है, इस रूम में, उसके वजह से तुमको करंट नहीं लगेगा। लेकिन इस रूम का प्रेशर बहुत लो कर दिया जाए, करंट बहुत हाई कर दिया जाए, तो तुमको शॉक लग सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या करंट केवल मेटल से फ्लो करता है? नहीं। करंट किससे किससे फ्लो कर सकता है? मेटल से भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड से भी फ्लो कर सकता है, और गैसेस से भी फ्लो कर सकता है। जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, दे ऑल आर करंट कैरियर्स। दे कुड बी इलेक्ट्रॉन्स, दे कुड बी आयंस, दे कुड बी प्रोटॉन्स। ये सब कुछ कौन हो सकते हैं? करंट कैरियर्स। इसलिए मैंने रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैरियर लिखा। मेटल के केस में, ठीक है, सॉलिड्स के केस में मोस्टली करंट कैरियर्स कौन है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैरियर्स कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, देन द करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर अगर मैं ये एक ऐसा कंडक्टर ले लूं, से दिस इज अ पोर्शन ऑफ कंडक्टर, ये मेरे पास किसी कंडक्टर का पोर्शन है, और इसमें से कुछ इस तरीके से इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हुआ जा रहा है। इतने इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता नहीं है, बट मैंने आपको इस तरह से बता दिया है। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हुआ जा रहा है। तो देन जो आप करंट एवरेज की वैल्यू लिखोगे, वो क्या लिखोगे? चार्ज अपॉन टाइम। दैट विल बी योर चार्ज अपॉन टाइम। दैट इज करंट एवरेज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? रुक जाओ, छोटी छोटी बातें और देख लो। अच्छा, यही अगर मैं करंट इंस्टेंटेनियस लिखूं, करंट क्या लिखूं बेटा?
इंस्टेंटेनियस, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, लिमिट, अगर इसको लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, एवरेज के लिए वैल्यू लिखोगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यहां पर आप फिर क्या लिखोगे इसको बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। सिखा हुआ है आप सबको, ये +1 में हमने सीखा हुआ है कैसे एवरेज इंस्टेंटेनियस बनता है। और ये करंट इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा फिर मेरे पास, डी क्यू बाय डी टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इंस्टेंटेनियस। पूरी बात क्लियर है। ये कौन सा करंट मिल रहा है मुझे, एवरेज करंट। ये कौन सा करंट मिल रहा है मुझे, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट। ठीक, इतनी बात पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से लिख लो। डन बेटा, दिस इज करंट एवरेज। पूरी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एसआई यूनिट की बात कर लो। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट बताओ बेटा, करंट का क्या होने वाला है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, एंड दिस इज टाइम। तो करंट का एसआई यूनिट क्या होने वाला है, कूलम पर सेकेंड, और इसी को बाद में क्या नाम दिया गया, और इट इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। बड़ी बात समझ में आ रही है, इट इज कूलम per second or ampere. The SI unit of current is ampere, denoted by A. Denoted by A. Denoted by A. ठीक है, अब यहां एक और बेटा बात ध्यान दो। देखो, अब हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। यहां ध्यान देना, अगर ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो एक बात कंफर्म्ड होगी कि प्रोटॉन का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। दिस इज माय प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का फ्लो कहां होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। छोटी सी बात आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन फ्लो कर रहा होता है, प्रोटॉन्स, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन फ्लो कर रहा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, लिखो, लिखो नीचे लिखो, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, the conventional direction of current, the conventional direction of current is from, the conventional direction of current is from positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. Positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell, or the direction of current is along the direction of flow of protons. The direction of current is along the direction of flow of protons. The direction of current is along the direction of flow of protons. The direction of current is along the direction of flow of protons. करंट किधर फ्लो कर रहा होगा बेटा, along the direction of flow of protons. जिधर प्रोटॉन फ्लो कर रहा होगा उधर ही करंट की वैल्यू हो रही होगी। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, तो along the flow of
प्रोटॉन्स। कहां होती है करंट की डायरेक्शन? अलोंग द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। और ये किसकी वजह से होती है? बिकॉज प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है बेटा? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान देना फिर से कि अगर नेचर की बात करें तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान देना, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। इसके बावजूद करंट कैसी क्वांटिटी है? एक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना? तो in spite of having magnitude as well as direction, current is a scalar quantity because it does not obey वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना? इसके बावजूद ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। इस कंसेप्ट को भी थोड़ा डिटेल में समझ लो, कैसे ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं ओबे करता होता है या किस रीजन से ये स्केलर क्वांटिटी है ना? जनरली ये छोटी क्लासेस की बातें हैं, बट हम एक बार इसको जस्ट ब्रीफ आउट कर लेते हैं बेसिक करंट की इंट्रोडक्शन में। आज पहला ही लेक्चर है करंट का, तो इसको यहां से हम ये कर लेते हैं। अब ध्यान देना बेटा, इसमें ध्यान देना। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है? ये करंट कैरिंग वायर है और ये दूसरी करंट कैरिंग वायर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों करंट कैरिंग वायर को हटा के मैं बीच में करंट कैरिंग वायर लगा दूं? मान लो इस करंट कैरिंग वायर के साथ यहां एक बल्ब लगा हुआ हो और इस भी करंट कैरिंग वायर के साथ यहां एक बल्ब लगा हुआ हो। मैं इन दोनों वायर्स को हटा के ये वायर लगा दूं और ये दोनों बल्ब ग्लो अप हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फोर्सेस में हो सकता है। यस और नो? हमने देखा है कि मेरे पर एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, दोनों फोर्सेस को हटाकर बीच में एक फोर्स लगा दो तो मैं उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाऊंगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये रिजल्टेंट करंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना? अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लिया जाएगा और या फिर कोई गैसेस का एग्जांपल लिया जाएगा तो वहां पे करंट की मूवमेंट किसकी वजह से होगी बेटा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों की वजह से होगी। लेकिन हमारे सिलेबस में डिटेल डिस्कशन किस चीज के बारे में है बेटा? हमारे सिलेबस में डिटेल डिस्कशन है अबाउट द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। हमें डिटेल डिस्कशन किस चीज के बारे में पढ़ना है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। क्या थी बात क्लियर है? अब एक बेसिक सर्किट का एग्जांपल लेके देख लो। मान लो ये एक कंडक्टर है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था हीट वाला, इसको जरा समझो। अब इस कंडक्टर के पास क्या होगा? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कंडक्टर के पास क्या होगा? बहुत सारा बेटा मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। बोलो यस और नो? उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके अंदर में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किस चीज में होगा?
रैंडम मोशन में। जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है वो सारा चार्ज पार्टिकल किस चीज में होगा बेटा? रैंडम मोशन में होगा। तो इसके अंदर जितना भी चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा, एक जगह से दूसरी जगह, रैंडम मोशन, जिगजैग पाथ पे मूव करता हुआ जा रहा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा होगा बेटा? स्ट्राइक कर रहा होगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होगा? स्ट्राइक कर रहा होगा। उनके आपस में स्ट्राइकिंग की वजह से इसके अंदर में क्या जनरेट होना शुरू हो जाएगा? हीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। क्या जनरेट होनी शुरू हो जाएगी? हीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या सर्किट में करंट होगा? नहीं, सर्किट में करंट नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यार, यहां पे लाके तुम्हें कंडक्टर रख दो हीट में, क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है वो जरा समझो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसे मूव करता है? ये कुछ इस तरीके से जिगजैग पाथ पे मूव करता हुआ जाता है। ये इस तरह से जिगजैग पाथ पे क्यों मूव करता है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर का स्पेस कंप्लीटली फ्री नहीं होता। कंडक्टर के अंदर का स्पेस कंप्लीटली फ्री नहीं होता। अंदर में बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे आयंस होते हैं। कंडक्टर के अंदर में क्या होता है बेटा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे क्या होते हैं? आयंस होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन और आयन से ये बार बार एक दूसरे से आपस में क्या कर रहा होता है? स्ट्राइक कर रहा होता है। तो जब ये यहां से यहां मूव करके जा रहा था, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ थी v1, फिर जब वो यहां से यहां जा रहा था, मान लेते थे उसकी वेलोसिटी कुछ है v2, फिर वो यहां से यहां जब जा रहा है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है? v3। जब यहां से यहां जा रहा है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कुछ है v4। जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं बेटा उसको? हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट होता है, मूव करते हुए जा रहा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है पूरी तरह से? अब जब तुम इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट हो रही होगी? बोलो भाई, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मूवमेंट हो रही होगी? यस और नो? होगी यार। रूम टेम्परेचर पे कुछ तो टेम्परेचर है, उस हीट को लेकर इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में क्या हो रही होगी? मूवमेंट हो रही होगी। इस रूम टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होगी, और उस समय इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। थर्मल की वजह से कोई नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी। ये मान लो ये कंडक्टर है, समझो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके समझो यार, तुम लोग बिल्कुल समझने पे ध्यान नहीं देते। ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर में ऐसे जब इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जा रहा था, तो ये जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये जिस एवरेज वेलोसिटी से जा रहा है, उस एवरेज वेलोसिटी का हमने क्या नाम दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी का क्या नाम दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्यू टू थर्मल जनरेशन दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल टू होगी? जीरो। इसीलिए इसीलिए हीट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। ठीक है? तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन at room temperature, the electrons will move on a zigzag path. एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कब की बात है? जब किस पे था वो? रूम टेम्परेचर पे था, और तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है?
एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड। यहां तक नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम बात करते हैं कि जब उसको बैटरी से अटैच करेंगे तब क्या होगा। बोलो क्लियर है? खुशी समझ आ रहा है बेटा आपको? हरमीत क्या हाल चाल? सुन रही हो हरमीत? क्लास के बाद कॉल करना मुझे। नोट्स बना रही हो साथ साथ इसका ना? सब कर दूं? अब क्या होगा, अब ध्यान देना, लिखना मत। जैसे ही तुम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन्स मूव तो तब भी करेगा, ध्यान देना। अब ये मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, और जैसे ही तुमने इस कंडक्टर को एक किसी सेल के साथ अटैच कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव तुमने जैसे ही एक सेल के साथ इसको अटैच किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो यस और नो? बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे कुछ मूव करना फिर से शुरू कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, जैसे ही तुमने बैटरी से अटैच किया देयर विल बी सम electric field. Due to this electric field, a force will start acting on each charge particle. Yes or no? फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? QE। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? QE। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स अपॉन मास। यस और नो? तो तुम जैसे ही किसी बैटरी के साथ अटैच करोगे तो हर इलेक्ट्रॉन को क्या क्या मिलने लगेगा? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन क्यों मिल रही है? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखो तो उसमें क्या एक्सपीरियंस करता है? वो एक फोर्स। कितनी होती है फोर्स? QE। सो ड्यू टू दिस फोर्स देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। इसकी वजह से अब वेलोसिटी ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो। बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हैज स्टार्टेड मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। लिखो, लिखवाता हूं, लिखो लिखो। व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, an electric field is set up, an electric field is set up at every point within the wire. An electric field is set up at every point within the wire. This field exerts a this field exerts a force on this field exerts a force on each conduction electron. Each conduction electron. Each conduction electron.
although the electrons are although the electrons are continuously accelerated by the field due to their frequent collisions with the atoms due to their frequent collisions with the atoms of the wire they simply drift at a constant speed in the direction opposite to the field. The total charge passing through any cross section per second is the electric current in the wire. नीचे ये बना लो, फिर पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं आपको पूरी स्टेटमेंट फिर से दोबारा समझा। अब देखो बेटा फिर से क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, यस और नो, और मैंने कंडक्टर को किससे अटैच कर दिया, एक बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या सेटअप हो गया बेटा, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में कौन मूव करके आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से आ रहा होगा, बट ऑल्दो उसके पास हर एक स्टेप पे क्या हो रही होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन। कितनी फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रॉन्स पे और कितनी एक्सेलरेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो कभी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं है तो करंट की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। अब आप कोई भी बीच में क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो, इस क्रॉस सेक्शन से उस मोमेंट पे जितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे वही उस क्रॉस सेक्शन से एसोसिएटेड करंट होगा। नहीं, मेरी बात समझ में आई? इस क्रॉस सेक्शन से उस मोमेंट पे जितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे होंगे वही इस क्रॉस सेक्शन से एसोसिएटेड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर पूरी बात? चलो अब इसमें एक और टर्म आता है, आप उसको भी ध्यान से समझ लो। दैट टर्म इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट ऑफ करंट। तो नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेडी स्टेट ऑफ करंट। स्टेडी स्टेट ऑफ करंट, इसको समझना जरूर, कई न्यूमेरिकल में ये चीज यूज हो रही है, तो समझना, इस कंसेप्ट समझना। मान लो यहां पर मैंने एक स्विच लगा दिया और स्विच को आपने जैसे क्लोज किया है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाएगी बेटा, यस और नो। पहले क्या होगा, पहले किसी क्रॉस सेक्शन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। एक ऐसा मोमेंट आए कि मान लो ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर में तुम से दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर में तुम जितने भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर करो
चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में कंसिडर करो, सबसे पास आउट होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाए, से सेम हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज इन द स्टेडी स्टेट। अगर सबसे पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाए मेरे पास, आई हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इट इज इन अ स्टेडी स्टेट। क्या मेरी बात क्लियर है? स्टेडी स्टेट का मतलब आप पहले भी समझो, मैंने आपको पहले भी बताया था, लिक्विड में भी बताया था कि लिक्विड में किसी भी पाइप से जब वाटर फ्लो हो रहा है, अगर हर एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाला वाटर सेम हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इट इज इन स्टेडी स्टेट। अगर हर एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, तो क्या कहेंगे, इट इज इन स्टेडी स्टेट। तो लिखो स्टेडी स्टेट ऑफ करंट, लिखो स्टेडी स्टेट। द करंट थ्रू ईच सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग लूप, the current through each section of the conducting loop would be same then the current in the conductor, then the current in the conductor then the current in the conductor is said to be in steady state. Then the current in the conductor is said to be in steady state. Then the current in the conductor is said to be in steady state. इसी में लिखना, इसी में लिखना, no matter what is the orientation or location of the loop, no matter what is the orientation and location of the loop, no matter what is the orientation and location of the loop, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूप की क्या ओरिएंटेशन है या लूप की क्या लोकेशन है। जैसा समझ लो, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा है। देखो पहला लूप सीधा था, दूसरा तीसरा देखो कैसा है, टेढ़ा है, लेकिन सबसे करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब इसको हम क्या कहेंगे कि इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसमें है, स्टेडी स्टेट में। न्यूमेरिकल में ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होता है। पूरी बात क्लियर हो गई? तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ करंट, जहां पे मैंने आपको हर एक छोटी छोटी बात करंट के बारे में बता दी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया है, हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर डिस्कस किया है। अब करंट का एक बहुत ही फेमस लॉ जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज माय ओम्स लॉ। आ जाओ ओम्स लॉ के बारे में। करंट का एक बहुत ही फेमस लॉ जहां इसके यूज बार बार होते, कोई बात नहीं, ठीक है, बनाना बना लो, दो गोले ही बनाने और क्या करने हैं, बोलो बेटा। ओम्स लॉ, मैंने आपको पीछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी क्यों बताई, जब आप कोई ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, आप क्या करोगे, किसी कंडक्टर के साथ ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करेगा। वो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से कंडक्टर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही ओम ने कहा था। ओम्स ने क्या बोला था कि अगर ऑल फिजिकल पैरामीटर्स इज केप्ट कांस्टेंट, ऑल फिजिकल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट। और क्या है फिजिकल पैरामीटर्स बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, इन चीजों को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आर केप्ट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, है ना। जितनी बड़ी बैटरी लगेगी वो उतना ही ज्यादा क्या क्रिएट करेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, तो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आई आर, वेयर आर इज द
resistance of the wire. R is the resistance of the wire, electrical resistance rather, it is electrical resistance. और इसका मतलब क्या होता है? Opposition offered to the flow of current. इसका मतलब क्या होता है बेटा? Opposition offered to the flow of current carriers. अब सब ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बोलो यस और नो. Opposition offered to the flow of current carriers. नोट डाउन कर लो पहले इतनी बात. Opposition offered to the flow of current carriers. क्लियर है? चलें आगे. ओह छोटी फोन नहीं चलाओ बेटा, ठीक है. अब आगे चलो, आर के बारे में बात कर लेते हैं. अब ये आर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, आपको मैंने बता दिया. अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. देखो तुम्हारे अंदर का 10th कितनी जोर से जवाब दे रहा है ना, और तुम्हारे अंदर का +1 सडनली शांत हो जाता होता है ना. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. पहले फिजिकल पैरामीटर की बात कर लेते हैं. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज माय रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. दोनों का मतलब अभी समझाता हूं, पहले इतनी बात लिख लो. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. एक और छोटी सी बात आपको बहुत पहले से पता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओ. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. देखो, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते होते हैं, मेरी बात को समझो. आपके पास अगर कोई भी एक कंडक्टर है, अगर आप उसका एक पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कट कर दो, क्या करो? एक फिक्स अमाउंट ऑफ लेंथ कट करो और एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्या कट करो बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया. वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? रेजिस्टिविटी. उसी को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Resistance offered by a wire of length 1 meter and cross section 1 मीटर स्क्वायर. कितनी वायर की लेंथ होनी चाहिए बेटा?
1 मीटर की लेंथ हो और कितना क्रॉस सेक्शन हो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। ये जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन चेंजिंग द फिजिकल पैरामीटर्स। सो रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, will not change on changing the physical parameters. On changing the physical parameters. Resistivity will not change on changing the physical parameter. Resistivity की वैल्यू फिजिकल पैरामीटर चेंज करने की वजह से चेंज नहीं हो। अब वो समझो उसका क्या मतलब है। मैंने क्या बोला था, मान लो तुम्हारे पास एक 10 मीटर लंबा गोल्ड का रॉड है और तुम्हारे पास एक 20 मीटर लंबा आयरन का रॉड है, और बोला जाए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम होगा तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, उसके लेंथ क्रॉस सेक्शन पे भी और उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब नेचर ऑफ मटेरियल कौन बताएगा मुझे, रेजिस्टिविटी। नेचर ऑफ मटेरियल कौन बताएगा मुझे, रेजिस्टिविटी। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेंथ की वैल्यू फिक्स कर दी, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स कर दिया, और ये जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। एग्जाम्पल के से समझते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। मैंने इसके लेंथ को डबल कर दिया, क्लास 10 में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। लेंथ मैंने डबल कर दिया, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया इसका, A/2। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चेंज होगी बताओ जल्दी से, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। आर, रो के जगह पर क्या लिखोगे बोलो, सॉरी रो के जगह तो R इज इक्वल टू, रो के जगह रो है, L के जगह क्या लिखोगे 2L, और A के जगह पर तो R इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो L अपॉन ए। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा इसकी, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आपने बहुत बार किया होगा। इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगी। उसको फॉर्मूला में डाल के सॉल्व मत कर लेना, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। सो रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, ये उसके नेचर ऑफ मटेरियल को बताता होता है। रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द फिजिकल पैरामीटर्स। यहां लिखा है, जो लिखता हूं उसको ध्यान से समझा करो बेटा, बात समझ में आ रही है। क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर इसका लेंथ तुमने बड़ा भी किया और इसको छोटा भी किया तो रेजिस्टिविटी अभी भी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। सो इट डजंट चेंज कि आपने उसके एरिया को या डायमेंशन को कितना चेंज किया। क्या पूरी बात क्लियर है, नोट डाउन कर लो फटाफट। डन, कर लो आराम से लिख लो। अब लास्ट रब कर दूं, अब आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत बार वो क्वेश्चन आता होता है स्कूल एग्जाम्स में, इसको आप समझो, ठीक है। दिस इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द कांसेप्ट ऑफ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सॉरी सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाद में सीखेंगे। ओके, पहले आएगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी समझना बेटा ध्यान से, बच्चे करंट डेंसिटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। करंट डेंसिटी जो होता है, अगर मैं पहले इसकी सिंपल बात कहूं, इट इज करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है करंट डेंसिटी? करंट पर यूनिट एरिया। फिर मन में एक सवाल आता है कि सर करंट तो अपने पास पहले से था, तो फिर अब करंट पर यूनिट एरिया को डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी हमें? हमारे पास करंट तो पहले से था, तो हमें अब करंट पर यूनिट एरिया को डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी? तो अगर किसी वायर में नॉन यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा हो, कैसा करंट फ्लो कर रहा हो? नॉन यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा हो, और मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट जानना हो, कहां करंट जानना हो? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट जानना हो, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। नहीं, मेरी बात समझ, ये एक वायर है और इससे करंट फ्लो हो रहा है, और करंट यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है? हर एक क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग। अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट की वैल्यू जानना चाहते हो, अब तो अपने को पता नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो करंट की वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे करंट की वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए हमने क्या टर्म डिफाइन किया? करंट डेंसिटी। लिखना मत, सारी बातें लिखवाओ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन है किसी कंडक्टर का। रुबन आज बड़ी खुश लग रही है, काफी हंसी आ रही है तुम्हें आज। और इससे मान लो ये चार्ज पार्टिकल फ्लो करता हुआ जा रहा है, से दिस इज द करंट आई। बात समझ में आ रही है? और मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा? ए। ठीक है, तो सिंपल बात है, आप क्या करना, आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है। क्या मैंने आपको एरिया वेक्टर पढ़ाया है? पढ़ाया है। क्या आप इस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो बेटा? आप केवल ये ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो। करंट की डायरेक्शन क्या हो? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो करंट डेंसिटी सिंपल क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए। ठीक है, दिस विल बी माय एवरेज करंट डेंसिटी। अगर आपको करंट डेंसिटी इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? डी आई अपॉन डी। छोटा सा करंट, छोटा सा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पर हर बार ऐसा जरूरी तो नहीं है कि करंट वायर के या एरिया वेक्टर वायर के परपेंडिकुलर ही हो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी बात को समझना, ध्यान देना। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक करंट कैरिंग वायर कुछ इस तरीके से फ्लो होता हुआ जा रहा हो। बोलो बेटा, हो सकता है ना भाई? अब यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर यहां पे तुमने क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर किया, तो यहां इलेक्ट्रॉन करंट भी इधर ही जा रहा था और एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ था। बोलो यस और नो। लेकिन जब तुम यहां पहुंचे, तो क्या हो रहा था? इस मोमेंट पे करंट तो इधर जा रहा था, लेकिन एरिया वेक्टर अब कहां हो गया आएगा? एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। यस और नो? तो यहां करंट और एरिया वेक्टर के बीच में क्या बन रहा है? कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान देना। अगर मान लो, उसको यहां अलग से बड़े करके बना रहा हूं, देखो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और यहां से मान लो करंट ही ऐसा फ्लो कर रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या यहां पर करंट एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, चेक करो ये कि ये क्या एंगल बना रहा। तो लेट कर लेते, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो आप एरिया का ही एक कंपोनेंट इसके अलोंग ले। अब देखो तो एरिया वेक्टर इसके अलोंग आ गया, तो फिर ये एरिया कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, ए कॉस थीटा, बिकॉज इट इज अगेन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर इस केस में जो करंट डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आई अपॉन
ए कॉस। तो आपने क्या ध्यान रखना है करंट डेंसिटी के समय कि करंट की डायरेक्शन किसके तरफ होनी चाहिए, जिस एरिया से डिवाइड कर रहे हैं उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अगर डायरेक्शन में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन वी विल डिफाइन द करंट डेंसिटी। बात समझ में आ गई? क्यों करंट डेंसिटी की जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर किसी वायर से नॉन यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा हो और मुझे किसी एक पॉइंट पे करंट पता करना हो तो वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? करंट डेंसिटी। छोटी छोटी और बातें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, लिखना बाद में, समझो पहले। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां होगी बेटा? बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज along the direction of area vector. Sorry, is along the direction of electric field. I am sorry. बोलो, बात समझ में आ रही है? It is along the direction of electric field. करंट डेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के along होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी करंट डेंसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। पहले इतनी बात लिख लो, लिखो, पहले लिखवाता हूं, लिखो। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, लिखो, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as defined as the amount of current flowing is defined as, phone rakho, is defined as the amount of current flowing per unit area, amount of current flowing per unit area around that point, provided area vector should be in the direction of current flowing, provided the area vector should be in the direction of current flowing. ठीक है? It is denoted by J. अब ये सारी बातें लिख लो पहले। टॉन्स के टर्म्स में देखोगे तो ये भी लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अलोंग द करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी लिख सकते हो। दोनों के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। एक आखिरी चीज देख लो, इसी एक्सप्रेशन से देखना जरा, क्या लिखा हुआ है? J इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए। तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J डॉट डी ए। इंटीग्रेट करोगे तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी ए। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है? हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी। तो करंट इज ऑल्सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। नोट डाउन करो, फिर इसके नीचे लिखवा देता हूं। और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है, तो यहां से भी प्रूफ होता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है।
हो गया बेटा? लिखो कि करंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, करंट इज ऑल्सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, current is also defined as the dot product of current density and area vector, current density and area vector. Hence it is a scalar quantity, hence it is a scalar quantity, hence it is a scalar quantity. बोलो पूरी बात क्लियर है? That's all for today's class. कल हम इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।